वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। रोज की तरह दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ। द 5 AM क्लब किताब में ये चीज लिखी गई है, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं, कोई बदलाव की शुरुआत करते हैं, तो स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेट्स से कि आपने ये सोचा कि आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो स्टार्टिंग के जो दिन हैं उसमें आपको ये बहुत ही एक डिफिकल्टी फेस होगी। क्योंकि क्या होता है कि जो पुरानी आदत है ना, यहां पर डिलीट हो रही है इस फेज में। ये 3 फेजों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ये फेज नंबर 1 है, ये 2 है और दिस इज फेज 3। तो जो पुरानी आदत है वो इस फेज में डिलीट हो रही है, इसलिए ये चेंज जो है, बदलाव जो है, वो हमें बहुत ही हार्ड लगता है। फिर जो सेकंड फेज आता है तो इसमें जो बदलाव है वो मेसी हो जाता है। मेसी का मतलब ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप एक जगह पर आकर अटक चुके हैं, यू आर स्टक, राइट। ऐसा फील होता है, लेकिन एक्चुअली में हम यहाँ पर स्टक नहीं होते हैं। ये जो फेज होता है इसमें नई आदत जो है वो इंस्टॉल होती है, राइट। और अगर आपने ये सेकंड फेज को थोड़ा झेल लिया, अगर आपने इसको बेयर कर लिया, तो फिर आप एक नए फेज में एंटर करेंगे एंड दैट इज द फेज ऑफ गॉर्जियसनेस, राइट। यहां पर क्या होगा कि नई आदत जो है वो आपकी, जो नई अच्छी आदत है वो आपका न्यू नॉर्मल बन जाएगी। और उसके बाद जो चीज़ आपको स्टार्टिंग में बहुत ही डिफिकल्ट लग रही थी, एंड में वो आपको बहुत ही गॉर्जियस लगने लगेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज 2 सितंबर 2023 है, दिन है सैटरडे, और आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, खास करके नए स्टूडेंट्स के लिए, दिस इज़ ए डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में अगर आपको अच्छे ग्रिप चाहिए तो इस कोट को याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। एवरी सिंगल डे अगर आप इस वीडियो को फोकस्ड तरीके से, अच्छी तरीके से देखेंगे, एक प्रायोरिटी के तौर पर देखेंगे, तो धीरे धीरे करके करंट अफेयर्स में आपकी एक अच्छी ग्रिप जो है वो हो जाएगी। इसी के साथ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि ये वीडियो जो है ये सभी के लिए है, राइट। इसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है, तो भी ये वीडियो जो है वो आपको बहुत काम आएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है या फिर एक्सपर्ट है, इट डजेंट मैटर, दिस वीडियो विल हेल्प यू ए लॉट। दोस्तों, एज यू कैन सी, हमारे टेबल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 1 2 इनफैक्ट टॉपिक्स हैं, राइट। ये आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स के ही टॉपिक्स हैं, ऑफ कोर्स। 1 2, देन वी हैव 3 हियर, 4 5 और 6 टॉपिक्स हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ something very very interesting, right. I would like to start with this one. ये सूरज के साथ जुड़ा हुआ एक जो टॉपिक है, इसका नाम है आफ्टर मून द सन, इसरो आइज अनदर माइलस्टोन मिशन, राइट। एज वी ऑल नो कि ये सूरज है और चंद्रयान 3 जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। विक्रम जो है उसने ईजिली लैंड कर दिया। आपके लिए एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। विक्रम लैंडर में से जो रोवर निकला है उसका नाम क्या है? बहुत इजी है, इज़न्ट इट? आई वॉन्ट यू टू टेक पार्ट इन दिस क्विज। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो मैं पूछता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देते रहें। ये चीज़ें जो है ना, जब आप टाइप करेंगे इसका नाम, तो वो चीज़ भले ही बहुत ही कॉमन है, लेकिन वो आपके दिमाग में फिर से एक बार इम्प्रिंट हो जाएगी, एक प्रकार का टैटू हो जाएगा। ओके, तो चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो की नज़र जो है वो सूरज पर है। और डियर फ्रेंड्स, आज 2 सितंबर को एक नया मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है, फर्स्ट स्पेस बेस्ड सन ऑब्जर्वेटरी, राइट। ये पहला भारत का ऐसा मिशन है जो हम सन को ऑब्जर्व करने के लिए लॉन्च कर रहे हैं, और आज इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है आदित्य L1, और PSLV के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसको कहाँ पर रखा जाएगा? देखिए, ये एक ऑब्जर्वेटरी मिशन है। एक ऑब्जर्वेटरी आप समझ लीजिए, एक प्रकार का सैटेलाइट जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। और आप सैटेलाइट से भी एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करूं तो लेट्स से एक CCTV कैमरा जो है, एक टेलीस्कोप एक प्रकार का जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं।
और ये जो टेलीस्कोप है जिसको हम लेट्स से आदित्य L1 कहते हैं, तो ये आदित्य L1 जो है वो सूरज के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो हमें शेयर करता रहेगा और उससे हम स्टडी करके सूरज को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। राइट, रिमेंबर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, आई थिंक एटॉमिक बॉम्ब को अगर हम छोड़ दें, बाकी की सारी चीज़ों में जो भी एनर्जी है वो एनर्जी का सोर्स सूरज रहा है। अगर आप लेट्स से कोई लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो हमें लगता है कि लकड़ी के टुकड़े के अंदर जो आग है वो आग सूरज की ही आग है। आप बैठकर सोचिएगा इसके बारे में, यू विल रियलाइज कि नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितनी भी एनर्जी है इस पृथ्वी पर वो सारी की सारी जो है वो सूरज से मिली है। आप कहेंगे कि फ्यूल की एनर्जी, वो फ्यूल जिस स्टेज पर पहुंचा है, जो फॉसिल फ्यूल जो बना वो भी सूरज ने ही बनाया है। ठीक है, सोचिएगा इसके बारे में। तो आदित्य L1 जो है इसको कहां पर लॉन्च किया जाएगा? सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है जिसको अगेन L1 ऑर्बिट कहते हैं। इसका पूरा नाम है लैग्रेंज पॉइंट 1। राइट, ये लैग्रेंज L1 जो है यहां पर लॉन्च किया जाएगा और 4 महीने लगेंगे इस पूरी यात्रा को। 1.5 मिलियन किलोमीटर्स यानी कि 15 लाख किलोमीटर जो हैं वो ट्रैवल करने में 4 महीने लगेंगे। अब ये लैग्रेंज पॉइंट जो है इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्टली आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा भी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर डायरेक्टली एक प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। अगर यूपीएससी में नहीं तो फिर दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि स्टेट लेवल की या दूसरी नेशनल एग्जामिनेशन में ये ईजिली एक प्रश्न बनता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैग्रेंज पॉइंट जो है इसका नाम जो है वो एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इनका नाम था जोसेफ लुई लैग्रेंज। राइट, जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम से ये लैग्रेंज पॉइंट जो है उसको नाम मिला है। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये पढ़िए। A Lagrange point is a spot in space where the nearest celestial entities' gravitational forces cancel each other out। इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर जो चांद हैं, जो पृथ्वी है, तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये कैंसल हो जाती है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम नहीं करती। ग्रेविटी तो है, लेकिन क्योंकि एक तरफ लेट्स से सूरज की ग्रेविटी है और एक तरफ चांद और पृथ्वी की ग्रेविटी है, तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों जो है वो कैंसल हो जाती है। तो ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप कह सकते हैं एक पार्किंग स्पॉट है। आप पार्किंग में अपनी कार रखते हैं तो क्या होता है? कार कहीं पर हिलती है नहीं, कार वहीं पर ही रहेगी। जब तक आप उसको वहां पर रखना चाहेंगे वहां पर कार बैठी रहेगी। सेम थिंग गोज विथ सैटेलाइट इज वेल। अगर लैग्रेंज पॉइंट में आपने इसको रखा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब आप इसको इस इमेज के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। तो एज यू कैन सी ये है, राइट, मैं लेज़र पॉइंट का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो एज यू कैन सी ये ऑफकोर्स सन है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर चांद देख सकते हैं और ये इसका सर्कल है कि चांद जो है वो इस एरिया में घूमता रहता है पृथ्वी के आसपास। ठीक है, अब L1 पॉइंट को देखिए, यहां पर है तो पृथ्वी और सूरज के बीच में एक जगह है ऐसी है जहां पर यह पॉइंट है। अब ऑब्जर्व कीजिए कि अगर चांद यहां पर घूमता रहेगा, आपने सैटेलाइट यहां पर रख दिया है, ये आदित्य जो है वो यहां पर बैठेगा, आदित्य L1, तो क्योंकि यहां पर है तो चांद जो है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये डायरेक्टली सन को अच्छी तरीके से देख पाएगा। वैसे ही जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने, जो नासा है उसने ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, राइट, आपको पता है कि जेम्स वेब जो है ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट स्पेस टेलीस्कोप हैं और क्या क्या खूबसूरत तस्वीरें जो हैं, डीप स्पेस की तस्वीरें जो हैं वो इस जेम्स वेब ने हमारे साथ शेयर की है। व्हेन आई से हमारे साथ, आई मीन टू से इंसानों के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, भले ही वो नासा हो, इसरो हो, इट डजेंट मैटर, राइट। ये बात जो है, जब पृथ्वी के बाहर निकलते हैं ना तो हम सब एक ही हो जाते हैं। यहाँ पर जब रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान, ये अमेरिका, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन जब आप स्पेस में जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है। एनीवेज, नॉट पृथ्वी, सॉरी, ये जो सोलर सिस्टम है वो इतनी बड़ी है, ब्रह्मांड जो है वो कितना बड़ा है, एज यू कैन नो।
तो L2 जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जेम्स वेब स्पेस इसको रखा गया है, और इसके पीछे रीज़न है कोई रुकावट के बिना आप अच्छी तरीके से पूरी ये जो स्पेस है, जो जहां तक आपको पहुंचना है या फिर जहां तक देखना है वहां पर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ऐसे पॉइंट्स हैं, L1 है तो L2 यहाँ पर है, L3 यहाँ पर है, L4 यहाँ पर है और L5। तो कितने लॉन्ग रेंज पॉइंट हैं? 5 हैं। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, अब तो पता चल गया होगा। द स्पेसक्राफ्ट पुट इन ऑर्बिट अराउंड द L1 पॉइंट गेट्स ए कंटिन्यूस क्लियर व्यू ऑफ द सन। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर रखेंगे इसको तो कंटिन्यूसली इसको सूरज जो है उसका एक क्लियर व्यू मिलेगा। तो बेसिकली लॉन्ग रेंज पॉइंट जो है ये ग्रेविटी बैलेंस वाला पॉइंट है, आप इसको एक पार्किंग स्पॉट भी कह सकते हैं, और जो सन है उसका क्लियर व्यू यहाँ से मिलता रहेगा। नासा और जो यूरोप की एजेंसी है उन्होंने सन को स्टडी करने के लिए इससे पहले L1 पर, यही पॉइंट पर मिशंस लॉन्च किए हैं। आदित्य L1 जो है वो भारत का पहला सोलार मिशन है, और ये जो आदित्य L1 है वो स्टडी करेगा कि जो पृथ्वी है इस पर सन की क्या इम्पैक्ट होती रहती है, फिर स्पेस का वेदर जो है वो कैसे प्रभावित होता है, सोलार फ्लेयर्स आपकी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं ना, दिस आर सोलार फ्लेयर्स, राइट। तो सोलार फ्लेयर्स जो है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, और इसी के साथ साथ ये जो आदित्य L1 है इसमें टोटल 7 पे लोड्स हैं, यानी कि 7 छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो सन को स्टडी करने के लिए हैं। ना वी ऑल नो कि एक के बाद एक धड़ाधड़ इसरो जो है वो सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च करता जा रहा है, और लो कॉस्ट पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। हमारे स्किल्ड इंजीनियर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, मीन्स एक क्लियरली इसरो इज़ ए ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड नाउ। और आने वाले भविष्य में हम जापान के साथ मिलकर एक मून मिशन को लॉन्च करने वाले हैं कुछ समय के बाद, राइट। आई थिंक 2024-5 के आसपास, 25 के आसपास हम वीनस का एक ऑब्जर्वेशन का मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इसरो जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल राह पर चल रहा है, वी कैन सेफली से। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया, राइट। इट्स अबाउट दिस L1 पॉइंट के बारे में चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर अभी कोई भी डाउट है तो फिर से इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके फिर से जो चीज़ें हमने डिस्कस की है उसको समझ लीजिए, इस पर से डायरेक्टली प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा, यू नो। अब चलिए डिस्कशन करते हैं हम LPG प्राइस कट के बारे में, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, LPG प्राइस कट डिसीजन वेलकम बट पोल फैक्टर एविडेंट। ये जो LPG सिलेंडर है उसकी प्राइस तो कम की है, चलो अच्छी बात है कि प्राइस कम की है, ये टैगलाइन ये कहती है, लेकिन ये इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए टैगलाइन मीन्स ये डिसीजन लिया गया है, ऐसा क्लियरली नजर आता है। क्योंकि इसी साल अभी हम कहाँ पर पहुँच गए, सितंबर, राइट। तो अभी कितने महीने बाकी है, अभी सितंबर की शुरुआत हुई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हैं इस साल को ख़त्म होने को। और ये 4 महीनों के अंदर हमारे देश के 5 राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। तो कुकिंग गैस की प्राइस जो है एक सिलेंडर की प्राइस में 200 रुपये कम किए हैं, और इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि ये एक रक्षा बंधन का गिफ्ट दिया है उन्होंने देश की बहनों को, कि भाई उन्होंने ये स्पीच में ये कहा कि मैं मेरी बहनों को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, 200 रुपये सिलेंडर के कम होंगे। तो चलो जो पुअर हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कुकिंग गैस की प्राइस कम होती है तो इसकी इम्पैक्ट भी इन्फ्लेशन पर हमें देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। एक घर जो है, एक परिवार जो है, उसकी सेविंग थोड़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि एक परिवार अगर 1 महीने के अंदर लेट्स से 2 बॉटल्स या फिर 2 सिलेंडर्स कंज्यूम करता है लेट्स से, तो भी 400 रुपये जो है वो बचेंगे, और इसी के साथ दूसरी बहुत सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। लेट्स से आप बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी प्राइस थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल का एक पार्ट है कुकिंग गैस जो है उसकी प्राइस कम हुई है। तो ये ऑफ कोर्स बहुत सारे घरों के लिए, परिवारों के लिए एक रिलीफ की बात होगी, क्योंकि LPG की प्राइस जो है, एक सिलेंडर की प्राइस 1100 रुपीज़ जितनी हो चुकी थी, विच इज़ वेरी वेरी हाई। और 2021 में तो एक ऐसा महीना आया था जब एक ही महीने के अंदर 3 बार प्राइस जो है उसको इंक्रीज किया गया। अब कांग्रेस ने ये प्रॉमिस की थी कि हम LPG की प्राइस को कम करेंगे, तो बीजेपी ने इसको काउंटर करने की यहाँ पर क्लियरली कोशिश की है। देखिए LPG के कनेक्शंस जो हैं उसमें हमें बहुत बड़ा सक्सेस जो है वो उज्ज्वला योजना से मिला। देखिए उजाला और उज्ज्वला योजना दोनों अलग हैं,
राइट। उज्ज्वला जो है, दिस इज अबाउट एलपीजी। उजाला जो है वो एलईडी लैंप्स के साथ जुड़ी हुई योजना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उज्ज्वला योजना जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत सारे लोगों ने नया एलपीजी का कनेक्शन प्राप्त किया, राइट। 9 सालों के अंदर 14.5 करोड़ जितने कनेक्शन थे आज से, लेट्स से 2014 में, और आज 33 करोड़ कनेक्शन हैं। तो इसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट है उज्ज्वला योजना की। क्लीन कुकिंग गैस जो है या फिर क्लीन एनर्जी का एक्सेस मिला हाउस होल्ड को। सबसे पहली बात तो ये है, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो कितने सारे घर करने लगे। एज यू कैन सी नियरली डबल है, राइट। 14.5 से 33 करोड़ देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा है। मैं थोड़ा एक लिस्ट बना लेता हूँ, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। क्लीन एनर्जी, तभी हमें इसका एक डीप मीनिंग जो है वो पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हेल्थ। पता है क्यों हेल्थ? क्योंकि चूल्हा जो है उस पर जब कोई रसोई बनाई जाती है, खाना पकाया जाता है, तो उसका स्वाद जो है वो गैस से काफ़ी अलग होता है, राइट। स्वाद काफ़ी, सबसे मीठा जो है वो चूल्हे की रसोई होती है। जब खेतों में हम बनाते हैं या फिर गांव जाए तो गांव का जो घर है वहाँ पर ऐसे गार्डन में जो चूल्हा लगाया और वहाँ पर अगर रोटियाँ बनाई तो इट्स गोइंग टू टेस्ट, मीन्स इसकी बात ही अलग है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब हम चूल्हे से चीज़ों को बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। और अगर चूल्हे की रसोई जो है वो इंडोर बनाई जाती है तो एक महिला जो है उसके लिए ये जो गैस, मीन्स ये जो धुआं जो है उसके शरीर में जाएगा, तो इट्स लाइक कि एक दिन के अंदर आपने 200 सिगरेट पी है, राइट। यू नो सिगरेट इज स्मोकिंग इज हार्मफुल। अगर 200 सिगरेट इज लाइक मीन्स एक्सट्रीमली हाई, मीन्स कोई अगर सिगरेट पीता भी होगा शायद तो लेट्स से 20 सिगरेट 30 सिगरेट शायद, वो भी बहुत ही मीन्स उसको बहुत ही कहते हैं ना कि हेवी स्मोकर। 50 सिगरेट इज लाइक मीन्स हद हो गई। तो 200 सिगरेट जितना धुआं जो है वो आपके शरीर में जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं की हेल्थ जो है वो ख़राब होती थी, तो इससे भी उनको एक राहत मिलेगी। फिर ये जो उज्ज्वला योजना, इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, लाइक 2-3 मैं बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। वैसे भी ये पुरानी योजना है। एक जो है कि एक महिला जो है वो अपने परिवार को और ज़्यादा समय दे पाएगी, बच्चों को और बुज़ुर्गों की देखभाल कर पाएगी। लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता था, तो ये चीज़ नहीं होगी, मेहनत कम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जब लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे क्राइम्स भी हो जाते हैं। लेट्स से किसी ने छेड़ दिया, किसी ने लूट लिया, बहुत सारे केसेस में रेप के केसेस भी हमें देखने को मिले। और इसी के साथ साथ कई बार ऐसा है कि सांप ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो इस प्रकार के केसेस भी बहुत सारे होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीन्स कट डाउन हुई है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो उज्ज्वला योजना से काफ़ी सारा एक बेनिफिट है इस योजना का, इसने डिलीवर किया। जिसने भी इस योजना को डिज़ाइन किया है, जो भी ऑफिसर्स होंगे, हेड्स ऑफ, उनको ग्रास रूट रियलिटी के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा, काफ़ी अच्छी रिसर्च। बाकी हर एक स्कीम जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन इसके सक्सेस के बावजूद भी सरकार जो एलपीजी प्राइस कंट्रोल है उसमें बहुत ही कम रही, मीन्स स्लो रही है। एक ऑन द स्पॉट्स मीन्स कट डाउन करने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर क्लियरली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। इट्स क्लियरली विजिबल, राइट। और ये जो डिसीजन है 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, तो इसकी वजह से 7,680 करोड़ रुपीज़, ये इतने रुपीज़ जो हैं ये सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ये सरकार अपनी जेब में से देगी ये पैसे, लेकिन एनीथिंग फॉर द पॉल्स दे से। लेकिन दिस इज़ नॉट गुड, राइट। अब हमारे देश को थोड़ा इससे ऊपर आने की ज़रूरत है, और ये तभी चीज़ होगी जब हम जागरूक बनेंगे, राइट। जब वोटर्स और हम सिटीजन्स जो हैं, हम अगर जागरूक बनेंगे। हम ये 200 रुपये के कट डाउन को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इतने बड़े पैसे जो हैं वो सरकार की जेब में से अब इसमें खर्च किए जाएंगे, राइट। और पब्लिक का वेलफेयर जो है ना, हमारी भलाई जो है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इलेक्शंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इट डजंट मैटर। इलेक्शन नहीं भी है या फिर दूर भी हैं तो भी पब्लिक वेलफेयर हमेशा सरकार की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये तब तक टॉप प्रायोरिटी नहीं बनेगी जब तक हम अपने आप को उतना ज़्यादा एजुकेट, व्हेन आई से एजुकेशन आई डोंट मीन टू से कि हर एक कोई व्यक्ति जाकर मास्टर्स या फिर पीएचडी कर ले। हम थोड़े बहुत अवेयर भी हो जाएं, इन सारी चीज़ों को समझने लगे,
तो धीरे धीरे करके मीन्स आपको कहीं पर जाना नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, आपके रिश्तेदार जो हैं वो दूसरों से बात करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते पॉलिटिकल पार्टीज तक ये बात ईजिली पहुंच जाएगी कि लोग जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा सजागर हो चुके हैं, तब वो पब्लिक वेलफेयर को टॉप प्रायोरिटी पर रखने लगेगी, राइट। इसी यही एक सबसे बेस्ट रास्ता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट क्रश द नेक्सस। ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। माइनर्स ऑफिशियल्स जॉइंटली हुडविंकिंग द लॉ, राइट। ये एक नेक्सस बन चुका है, एक प्रकार की गैंग, एक कार्टेल बन चुका है। जो माइनर्स हैं, राइट, खुदान का काम करते हैं, और जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी मिली भगत की वजह से जो कानून है उसका उल्लंघन सरेआम होता है। और यहाँ पर तो सिर्फ हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, ये आर्टिकल में हरियाणा का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर जगह पर ये चीज़ जो है वो चल रही है। तो हरियाणा की जो असेंबली है उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रिपोर्ट आ चुका है, और इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैक रिपोर्ट ने ये बताया है कि यमुनानगर जो हैं, तो यहाँ पर माइनिंग माफिया जो हैं वो हरियाणा राज्य को लूट रहे हैं। अब ये सारे एविडेंस जो हैं वो असेंबली के सामने रखे गए हैं, तो अब ये क्रिमिनल चीज़ें जो चल रही है, जो क्राइम चल रहा है, इसको और ज़्यादा नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता। और अगर इसको नज़रअंदाज किया जाता है तो अपने आप में ये भी एक गुनाह है, क्योंकि आपके पास एविडेंस पहुँच गए हैं, आपको पता है यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, अब इस पर रोक नहीं लगाई, दैट मीन्स कि आप भी उसके साथ मिले हुए हैं। वैसे आप मीन टू से कि सरकार जो है वो भी इसके साथ मिली हुई है क्लियरली। और लेट मी बी वेरी फ्रैंक हियर, टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि माइनिंग माफिया जो है वो ऐसे ही अपने बड़े बड़े अर्थ मूवर्स और ये डंपर्स लेकर कहीं पर निकल जाए और मीन्स जो भी पहाड़ उनको दिखे वो उसको अपने ट्रक्स में भरने लगे, राइट, जो भी रॉ मटेरियल। इट्स नॉट पॉसिबल। एक क्लियर पॉलिटिकल और ये एक ट्रायंगल है, राइट, इसको आप नेक्सस कह सकते हैं, मिली भगत जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर बैठा है टॉप पर पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिशियंस। एक एंगल, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हैं बिजनेस ORG ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पर हैं ऑफिशियल्स, राइट, ब्यूरोक्रेट्स। तो ये तीनों की मिली भगत से ही ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप किसी को भी पूछेंगे, और आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आपके भी आसपास की जगहों पर ऐसे डंपर्स आपको देखने को मिले होंगे। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली ये चीज़ें जो हैं, ये माइनिंग जो है, ये माइनिंग माफियाज जो हैं, उनका एक राज है, और बहुत सारे पैसे कमाते हैं, क्योंकि फ्री में उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है, ट्रक्स भी उनके हैं, बस उनको भर भर के फिर ये सामान जो है वो बेचना है और इसके पैसे मिलते हैं। तो थोड़ा कट जो है वो ऑफिशियल को जाता है, थोड़ा कट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता है, थोड़ा पैसा वो अपने पास रखते हैं। मुफ्त की चीज़ें हैं और मुफ्त की चीज़ों के उनको पैसे मिलते हैं, तो फटाफट ये लोग पैसे वाले भी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बहुत ही ताकतवर भी बन जाते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करेंगे, MLAs MPs को फंड करेंगे, तो उनके ही द्वारा फंडेड लोग जो हैं वो फिर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कैन सी कि इस प्रकार से ये ताकत जो है वो अपने पास कंट्रोल करते हैं। तो PSC ने ये चीज़ जो है, ये लॉ जिस प्रकार से यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, इवेड किया जा रहा है, तो इसका एक्सपोजर किया है। और कई जगहों पर ऐसा हो रहा है कि जो चेक पोस्ट है ना, वहाँ पर पुलिस नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग जो हैं, ठेकेदारों के लोग जो हैं, वो चीज़ों को चेक कर रहे हैं। CCTV काम नहीं कर रहे हैं, जो भी माल लूटा उसको फटाफट डिस्पैच कर दिया। तो काफ़ी प्रोफेशनली ये लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। NGT ने भी वार्निंग दी थी, हरियाणा ने कोई खास एक्शन नहीं ली। ED जो है वो भी स्ट्रगल करता है कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये फर्म्स जो होती हैं, ये जो लोग होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, और अगर इनके ऊपर कोई केस भी हो गया तो ये सालों तक चलता ही रहता है। अगर कोई ऐसा ऑफिशियल आ गया जो मीन्स थोड़ा दबंग है या फिर ऐसी चीज़ें नहीं चलाएगा, नॉन करप्ट ऑफिशियल अगर आ गया, अगर कोई ऐसे हैं, बहुत ही कम बचे हुए हैं ऐसे, अगर ऐसे कोई ऑफिसर आ भी गए तो फिर उनको ट्रांसफ़र करवाया जाएगा। लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ कि एक DSP साहब जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इंस्पेक्ट कर रहे थे ये सारी साइट्स को, तो उनको फिर हटाया गया, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन, राइट। अब ये रिपोर्ट भी सामने आया है। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स देख लिए, 1 2 3, ये 3 टॉपिक्स देख लिए ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, राइट। ये एक इंटरेस्टिंग है, इट्स अबाउट चाइनाज इकोनॉमिक स्लो डाउन, इट्स रिपल इफेक्ट। चाइना में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, तो इसके रिपल इफेक्ट, इसकी इफेक्ट क्या आएगी देश पर और दुनिया पर।
अंडरस्टैंडिंग द causes एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना's प्रेजेंट डे इकोनॉमिक चैलेंज इज एसेंशियल। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल है, राइट, सबसे जो बड़ा आर्टिकल होता है जिसको हम ओपेड कहते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में आपको ये ओपेड पढ़ने को मिलेगा। अब चाइना का जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ है, इससे ऑफ कोर्स पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्लोडाउन होगी तो इसकी इंपैक्ट पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलेगी। एक लंबे समय से चाइना की चिंता ये थी कि कहीं वो स्लो डाउन में ना जाए, कहीं वो मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाए। मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब ये होता है, आप इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं तो मिडिल इनकम ट्रैप ये है कि हम पैसे लेट्स से कमाने लगे, राइट, लेट्स से कि हम 10,000 रुपये पर मंथ कमाने लगे, राइट। अभी हम 21 ईयर्स के हैं और 10,000 रुपये इज़ नॉट बैड, क्योंकि आपके फादर भी अभी कमा रहे हैं, मदर भी अगर जॉब कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशन में है तो वो भी थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो 10,000 रुपये इट्स नॉट बैड एट ऑल। फिर धीरे धीरे करके आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। लेट्स से अब आप 30 साल के हो चुके हैं और अब अगर आपकी सैलरी लेट्स से 30,000 या फिर 40,000 रुपीज़ हैं, राइट, तो आपका मीन्स खाना पीना जो सर्वाइवल है वो चल जाएगा, ब्रेड एंड बटर सिक्योर है, लेकिन तरक्की नहीं हो पाएगी। अगर आप कार लेना चाहते हैं और दूसरी चीज़ें चाहते हैं तो फिर पैसे जो है मीन्स ज़्यादा आपको कमाने पड़ेंगे। तो ये आप एक ट्रैप में फंस गए, मिडिल इनकम ट्रैप में। तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, पीछे भी नहीं होंगे, वहाँ पर ही स्टक होंगे। इट्स लाइक हमारे जीवन का L1 पॉइंट, राइट, लैग्रेंज पॉइंट जैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ का डर था चाइना को कि भाई एक लेवल से ज़्यादा लोगों की इनकम जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब नया कंसर्न जो आया है चाइना का वो ये है कि डिफ्लेशन, ग्लोबल इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में चाइना जो है वो थोड़ा चिंतित है। 2007 की बात है जब उस समय के जो प्रीमियर थे वेन जियाओबाओ, तो उन्होंने कहा था कि चाइना की इकोनॉमी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इसको हमें सॉल्व करते आगे बढ़ना पड़ेगा। 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, इसकी वजह से चाइना को बहुत सारा इम्पैक्ट हुई, क्योंकि चाइना चीज़ें जो बनाता था 2008 में और उससे पहले वो ग्लोबल मार्केट के लिए बनाता था, यूएसए और यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों के लिए मार्केट, मीन्स चीज़ों को एक्सपोर्ट करने वाला देश था चाइना। तो जब दुनिया में रिसेशन चल रहा था तो ऑफकोर्स जो बड़े बड़े कस्टमर्स अगर रिसेशन में चल रहे हैं तो फिर उनको मीन्स वो पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो चाइना पर इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिले। लेकिन चाइना ने उस समय तक काफ़ी अच्छे पैसे जो हैं वो जनरेट कर लिए थे। तो चाइना ने क्या किया, जो पैसे अपने थे, सरकार ने क्या किया, सरकार ने पैसे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बाय द वे, आप पीछे जो सिटी देख रहे हैं ना, वो शंघाई सिटी है। तो कितना ब्यूटीफुल है, कितना मॉडर्न लग रहा है, राइट, ऐसा एकदम लेटेस्ट सिटी बना लिया। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो कंजम्पशन का इश्यू था कि बहुत कम लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे, जैसे हमारे देश में अभी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन ही थी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, सिक्योरिटी इश्यूज, ये सारी चीज़ों को चाइना ने नज़रअंदाज किया कि भाई इनको छोड़ो, अभी ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है ना, तो फोकस करते हैं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पैसे खर्च करेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोग चुप बैठेंगे और हम अपना काम करेंगे, और जैसे ही रिसेशन के बाद चीज़ें आएगी तो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे और तब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार की एक स्ट्रेटजी को चाइना ने फॉलो किया उस समय पर। आई एम बीइंग वेरी टू द पॉइंट, आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज हियर, राइट, कंसाइसली मैं बात कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को और ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वरना डिस्कशन खत्म नहीं होगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, तो डोंट वरी। शी जिनपिंग साहब जब सत्ता में आए, 2011 के आसपास वो आए सत्ता में, तो तब से मीन्स ये जो स्टेरॉइड्स से जो ग्रोथ चल रहा था, राइट, जो बूस्टर ग्रोथ चल रहा था, वो धीरे धीरे अब स्लो होने लगा। अब चाइना की सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई और शी जिनपिंग साहब जो हैं उन्होंने भी माना था कि अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब ये मीन्स बेसिकली ये स्टेरॉइड का पावर जो है वो ख़त्म हो गया। अब जो भी करना है वो हमें अच्छे रिफॉर्म्स करके करना है, ग्रास रूट लेवल पर रियल चेंजेस लाकर रिफॉर्म्स करने हैं। पैसे हैं लेकिन अब फिर से वही गलती करेंगे तो फिर ये बबल जो है वो एक दिन बर्स्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम एक्सपोर्ट्स पर फोकस करते हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, दुनिया में दूसरी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये एक नई स्ट्रेटजी जो है वो चाइना ने स्टार्ट की। चाइना को आप समझ लीजिए लगभग 2-2.5 दशक तक, राइट, डबल डिजिट का ग्रोथ लगभग उन्होंने इतना देखा है। अच्छा ग्रोथ रेट, राइट, डबल डिजिट का ग्रोथ रेट इट्स वेरी गुड, राइट, बहुत ही स्पीडली इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ के पाथ पर चल रही थी। अब ये ग्रोथ जो है वो कम हुआ है और अब
अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं वो जॉब मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन। शी जिनपिंग साहब जो है उनकी फर्स्ट टर्म 2011 में नहीं 2012 में आया था, ले ये याद आ गया, ये मीन्स याद इन द सेंस कि यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। 2012 से 2017 की उनकी जो फर्स्ट टर्म थी, तो उस समय पर एक्सपोर्ट्स जो है वो उतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था। और फॉक्सकॉन सुसाइड का केस भी आया था। फॉक्सकॉन सुसाइड, ये फॉक्सकॉन एप्पल बनाने वाली कंपनी है ना, तो वहाँ पर काम करने वाले लोग जो हैं उनके साथ ऐसा हो रहा था कि उनको काम ज़्यादा करवाया जा रहा था, उनको उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी, और इसकी वजह से लोग जो है वो सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। पढ़े लिखे लोग थे तो फिर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो फिर धड़ाधड़ लोगों ने सुसाइड करना जो है वो स्टार्ट किया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सोशल चैलेंज उस समय पर बन चुका था। तो ये जो बैड इन्वेस्टमेंट हुआ था ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, बहुत सारे सिटीज़ चाइना में ऐसे बन गए जहाँ पर बहुत सारे घर हैं लेकिन खाली घर हैं, एनर्जी और कंस्ट्रक्शन ओवर प्रोडक्शन वहाँ पर हो गया। तो सप्लाई जो है वो बढ़ाते गए, डिमांड जो है उस पर इतना कोई खास फोकस उस समय पर नहीं था। ये चाइना की एक बहुत बड़ी गलती थी। अब चाइना की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये इशारा कर रही थी कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे, जो कॉरपोरेट्स हैं वो अपने आप ही चलेंगे, मार्केट जो है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन फिर जो आईपीओ कैंसिल हुआ एंट ग्रुप का, राइट, तो उससे फिर मार्केट को फिर से सिग्नल मिला कि भाई ये जो चाइना की सरकार बात कर रही है कि हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सारी सिर्फ बातें हैं। पार्टी जो है वो आज भी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो चाइना में हमें देखने को मिली। अब मीन्स ये करंट चीज़ें हो गई। जो पुरानी चीज़ें, शी जिनपिंग साहब आए उस समय के चैलेंजेस, फिर ये लेटेस्ट मीन्स उस समय पर धीरे धीरे कंट्रोल मार्केट के हाथ में सौंपने की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राइट। अब चाइना के जो लोग हैं उनकी भी भारत की तरह, भारत के लोग जैसे पैसे कमाते हैं तो हम थोड़े पैसे बचाते ही हैं, ये हमारे एक ब्लड में है, आप समझ लीजिए। तो चाइना के लोग ऐसे हैं, जो भी कमाएंगे तो 50% जितनी चीज़ें जो हैं वो बचा कर रखेंगे अपने पास, 50% इनकम को सेविंग में रखते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आप पैसे बचाते हैं तो वो पैसे लॉक हो जाएंगे। वहाँ पर इस प्रकार की सिस्टम क्रिएट की गई है। नाउ द थिंग, लॉक इन द सेंस कि आपके पैसे जो हैं वो फंस जाएंगे से। और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कि आपको हॉस्पिटल और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं सोशल सिक्योरिटी की, वो टाइम पर नहीं मिल रही है, हर एक को नहीं मिल पा रही है। और कॉमन प्रॉस्पेरिटी और ड्यूअल सर्कुलेशन वाली पॉलिसीज़, ये भी जितना मीन्स इम्पैक्ट क्रिएट करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई हैं। तो इसकी वजह से अब ये सिचुएशन हो गई है कि जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, अपने पास जो पैसे हैं वो पैसे वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर चाइना में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था, इसकी वजह से भी इकोनॉमिक इश्यूज हुए। और यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है, तो बहुत सारे यूएसए की कंपनीज जो है वो चाइना को छोड़कर जाने की बात कर रही है। और इसके साथ चाइना +1 एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि चाइना में भले ही प्रोडक्शन रहा, दूसरे एक देश में भी प्रोडक्शन हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से चाइना जो है वो स्लो डाउन फेस कर रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो अब उतना ज़्यादा स्पेंड भी नहीं कर पा रही है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इसी के साथ साथ जैसे हमारे देश में सरकारी कंपनीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे चाइना में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनीज जो हैं, तो ये कंपनीज में बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनकी फिक्स सैलरी है। जैसे हमारे यहाँ पर सिचुएशन है वैसे उनको सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा, पेंशन मिलता रहता है। तो इसमें कोई बदलाव करेंगे तो फिर ये एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक बन जाएगा। तो सरकार इसको भी नहीं छू पा रही है, और इसमें जो लॉसेस हैं वो फिर सरकार को ही अपनी जेब से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो सिचुएशन इज़ नॉट दैट रोजी, राइट। चाइनीज सरकार के पास पैसे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी जिस दिशा में चाइना को जाना था या फिर जो सपना देखा था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी जल्दी, उतना ईजिली वो फुलफिल नहीं कर पाएगी, ये बात तो पक्की है। और शी जिनपिंग साहब का जो नेशनल टारगेट है, या फिर टारगेट्स है 2035 के टारगेट्स, 2049 के टारगेट्स जो हैं, इस पर डायरेक्टली एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगी। चाइना की इकोनॉमी की साइज़ हमारी इकोनॉमी की साइज़ के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। तो अगर चाइना 5% ग्रोथ रेट से भी आगे बढ़ता है तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पर 6.1% का ग्रोथ होगा, और क्योंकि हमारी साइज़ भी कम है तो इसकी इम्पैक्ट भी कम होगी, इज़न्ट इट। तो भले ही मीन्स 6.1 देखने में स्पीडियर लगे, लेकिन इकोनॉमी की साइज़ बड़ी है, दैट मीन्स के 5% ग्रोथ भी अच्छी बात है। लेकिन
चाइना अगर नीचे जाएगा, चाइना अगर स्लो डाउन में जाएगा तो इसकी इम्पैक्ट भारत पर भी होगी और दुनिया पर भी होगी, विच इज़ नॉट ए गुड न्यूज़ फॉर अस एंड द वर्ल्ड एज वेल। भले ही चाइना हमें पसंद ना हो, लेकिन इकोनॉमी वाइज ये पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसको डीकपल नहीं किया जा सकता। राइट, तो देखते ही देखते 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिया। नियरली 35 मिनट्स हो चुकी है, आपकी स्टेमिना की मुझे दाद देनी पड़ेगी। अल्टरिंग स्टेटस क्यो, वैसे डियर फ्रेंड्स कल मैंने ये टॉपिक जो है वो स्टडी ग्लोज पर एक अलग से टॉपिक लिया था, इसमें मैंने विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन आज ये एक टॉपिक हमारे टेबल पर है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको डिस्कस करना बनता है। राइट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर कवर कर लूँगा। अल्टरिंग स्टेटस क्यो, रिस्टोरिंग पॉपुलर रूल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स स्टेटहुड आउट टू बी ए प्रायोरिटी। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा था गवर्नमेंट को, सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को, कि बताइए कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो हैं फ़िलहाल ये यूनियन टेरिटरी हैं। 2019 में जो आर्टिकल 370 हैं उसको हटाया गया, उसके बाद सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर जो एक राज्य था उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। राइट, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये प्रश्न पूछा कि बताइए कि कब आप इसको वापस राज्य बनाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर पूरा राज्य कब बनेगा। अब लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार के पास कोई इतना खास प्लान नहीं है, तो ये अपने आप में थोड़ा चिंता का विषय है। और सरकार ने ये बताया है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उसकी अपडेट हो रही है, और सरकार ने ये भी बताया कि इलेक्शन के लिए ये जगह जो है जम्मू एंड कश्मीर ये तैयार है। तो पहले यहाँ पर ऐसा ही होगा कि पहले इलेक्शन होंगे, उसके बाद इसको राज्य बनाया जाएगा। सरकार ने ये भी कहा है कि चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी हैं, टेररिज्म के इन्फिल्ट्रेशन के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, राइट, चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया है कि चलिए आप स्टेटिस्टिक्स हमें दे रहे हैं, अच्छी बात है कि वहाँ पर काफ़ी सारा तरक्की हो रही है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया, ये वो एक्सेट्रा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डेवलपमेंट का काम है उससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को चेंज कर पाएँ। यानी कि अब प्रश्न जो हैं कोर्ट के सामने जो केस फाइल किया गया है उसमें ये है कि सरकार ने जिस प्रकार से आर्टिकल 370 को हटाया, तो क्या ये 370 को हटाना जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली ओके है। दूसरी चीज़ ये भी प्रश्न है सरकार के सामने, ये केस जो है उसमें ये भी एक प्रश्न पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार जो है एक राज्य जो है आर्टिकल 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेट मी राइट इट डाउन हियर, आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें यह है कि सरकार जो है वो एक स्टेट जो है तो उसकी बॉर्डर्स प्लस माइनस कर सकती हैं, राइट, वो चीज़ें क्लियरली हैं, लेकिन क्या एक पूरे राज्य को, जो एक राज्य है उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकती है सरकार? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। तो अभी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, राइट, और पॉजिटिव चीज़ें अभी चल रही हैं, अभी वहाँ पर माहौल अच्छा है। दैट मीन्स कि वहाँ पर जल्द से जल्द इलेक्शंस होने चाहिए और जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को वापस पूरा राज्य जो है वो बनाना चाहिए। सो लेट्स होप के अब आगे इस पर, मीन्स दिस इज़ एन ऑन गोइंग केस, अब इसकी पिछले लेट्स से एक फोर्टनाइट से, राइट, लगभग 13-14 दिनों से ये केस जो है वो चल रहा है, मीन्स कंटिन्यूसली इस पर डिस्कशन हो रही है। तो इसकी और अपडेट्स जो हैं वो आने वाले समय में हमें मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद ये जो यूटी बनाया गया, तो अब सिचुएशन, सरकार ने ये बताया कि चीज़ें वहाँ पर काफ़ी अच्छी है, और सरकार ने कहा कि यहाँ पर 3 टियर में इलेक्शंस होंगे। 3 टियर में यानी कि ये अगर आप स्टेट का पिरामिड बना लेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, तो सबसे ऊपर के इलेक्शंस जो होंगे वो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, जिसमें CM MLAs बनाए जाते हैं ना, मिनिस्टर्स, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के और पंचायत के इलेक्शन। तो स्टार्टिंग जो है वो पंचायत के इलेक्शन से होगी, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस, और उसके बाद ये स्टेट लेवल के इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। और सॉलिसिटर जनरल ने तो ये भी कहा है कि इसी साल एक इलेक्शन तो हो ही जाएगा, यानी मुझे लगता है पंचायत वाला इलेक्शन जो है वो सबसे पहले हो जाएगा 2023 के ख़त्म होने से पहले। तो विच इज़ नॉट दैट बैड, यू नो व्हाट आई मीन, कि मीन्स इट्स गुड कि इलेक्शन वहाँ पर अब बहुत दूर नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक, वेल स्पोकन मिलॉर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया है जस्टिस आनंद वेंकटेश हैं मद्रास हाई कोर्ट के, और उन्होंने एक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू पर एक स्टैंड लिया है।
आनंद वेंकटेश साहब जो हैं, जस्टिस साहब जो हैं, जस्टिस वेंकटेश, तो वो जो तमिलनाडु की सरकार मीन्स तमिलनाडु राज्य जो हैं, तो उसमें जो एमपीज और एमएलएज के खिलाफ जो केसेस हैं ना, उनको हैंडल करते हैं वो, राइट। और अब उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टार्ट की है। अगस्त में वेंकटेश, व्हेन आई से वेंकटेश साहब, आई मीन टू से जस्टिस वेंकटेश जो हैं, तो उन्होंने एक एक्शन स्टार्ट की। उन्होंने सुओ मोटो चीज़ें जो हैं वो अपने हाथ में ली कि जो अलग अलग एमपीज और एमएलएज के खिलाफ कोई केसेस चल रहे, करप्शन के केसेस है, फॉर एग्जांपल 4 सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अभी जो रूलिंग पार्टी है ना, डीएमके पार्टी, उसके 3 मिनिस्टर्स और एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एक रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फिनमिन। तो ये तीनों पर जो करप्शन के केसेस हैं उनको फिर से एक्टिव किया है, सुओ मोटो उन्होंने स्टार्ट किए हैं केसेस। और एआईएडीएम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम साहब जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, उनके ऊपर भी केस जो है वो स्टार्ट किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई लोअर कोर्ट्स जो हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनकी पूरी स्क्रूटिनी की जाएगी। बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अच्छी नहीं हुई है, तो थरोली इन्वेस्टिगेट चीज़ों को फिर से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अलग अलग केसेस में यही होता है, पूरी एक पैटर्न नज़र आती है कि केसेस को ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं उनको बहुत ही जल्दी ख़त्म किया जाता है, और कोर्ट जो हैं वो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस पर रिलाई करती है। कोर्ट को भी पता है, किसी भी इंसान को, एक ऐसे कॉमन व्यक्ति को भी पूछेंगे उसको भी पता चल जाएगा कि भाई गवर्नमेंट ने मीन्स अपने ही लोगों पर अगर इल्ज़ाम लगे हैं तो गवर्नमेंट जो बॉडी बिठाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उसमें ऑफ कोर्स वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, राइट। तो फिर कोर्ट तो क्या करती है, कोर्ट तो सिर्फ उसी रिपोर्ट्स को मानती है। कोर्ट को भी पता है कि ये इन्फीरियर क्वालिटी की प्रॉब है या फिर इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है, फिर भी कोर्ट उसको मान लेगी और फटाफट इनको रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जस्टिस साहब जो हैं, वेंकटेश साहब, उन्होंने एक अलग से स्टैंड लिया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेट लेवल की एंटी करप्शन एजेंसी, एंटी ग्राफ्ट बॉडी है डीवीएसी, उसके बारे में कहा कि डीवीएसी जो है ये एक कठपुतली के खेल की तरह है। जो भी पार्टी मीन्स इलेक्शन जीत कर फिर पावर में आती हैं तो उसका पपेट के तौर पर ये डीवीएसी जो है वो काम करने लगती है। सीबीआई भी ऐसा है, ईडी भी ऐसा ही है, हम जानते हैं, राइट। और 1985 में वी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, अभी जो हमारे सीजेआई है ना, उनके फादर वो भी सीजेआई थे, तो उन्होंने भी कहा था इस बारे में, उन्होंने भी एक चिंता जो है वो व्यक्त की थी उस समय पर 1985 में, आज से 37-38 ईयर्स पहले। और अभी कुछ समय पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई साहब, उन्होंने भी कहा जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन, कि जज जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली स्वर्ग से आते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रूटनाइज करनी पड़ती है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इस प्रकार के करप्शन के केसेस हैं या फिर दूसरे ऐसे केसेस जो चल रहे हैं, उसमें थरो इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। और ये जो स्टैंड लिया है वेंकटेश साहब ने, तो दूसरी हाई कोर्ट्स जो हैं उनको भी इससे कुछ सीखना चाहिए, राइट। दिस इज़ ऑफ कोर्स टॉर्च बेरर की तरह यहाँ पर एक स्टैंड जो है वो जस्टिस वेंकटेश साहब ने लिया है। And that's everything in today's discussion. जाने से पहले dear friends, you can connect with me, right, सोशल मीडिया लिंक्स, और जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसकी लिंक्स मिल जाएगी। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विथ मी, तो आपको टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके आईडीज़ जो हैं वो मिल जाएंगे, डायरेक्टली लिंक से ही मिल जाएगी, क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप वहाँ पर लैंड होंगे। जाने से पहले राइट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और यही है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, राइट। इसमें कोई आपका ऐसा बुरा नहीं होगा, सिर्फ एक लाइक बटन जो है उसको प्रेस करना है, दैट्स इट। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो ये रिक्वेस्ट है ही, और मुझे आपको तो कहना ही नहीं पड़ता है, आप तो शेयर कर ही देते हो। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी ज्वाइंट होते जा रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और यहाँ पर पसंद नापसंद की बात नहीं है, एंड ऑफ द डे जो है वो आपको ये देखना है कि कोई सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आपके अंदर नॉलेज बूस्ट हो रही है या नहीं, सिंपल इज़ दैट, राइट। अगर नॉलेज बूस्ट हो रही है दैट मीन्स कि आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, और अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो डियर फ्रेंड्स, राइट, फ़ी के तौर पर ही आप समझ लीजिए, आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, राइट। दिस विल बी ए बिग हेल्प टू दिस सीरीज एज वेल एंड टू द क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल। और जो मैं काम इतनी मेहनत करके कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत मज़ा आएगा कि चलो जो
चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं इतनी मेहनत से, तो उसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी में नज़र आ रही है. So that's everything from my side, dear friends. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.